हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो ध्यान से देखिएगा, जीओसी के इस सफर में हम पहुंच गए हैं रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन एंड कंजुगेशन। ये तीनों ही अलग अलग टर्म हैं और इन्हें हम कब कहां कैसे कैसे यूज करते हैं तो उसकी चर्चाएं हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट की थी। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था रेजोनेंस क्या होता है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा बताया था हमने लास्ट क्लास में। जैसे मानेगा ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, क्या है ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो हमने क्या किया था, फॉर्मेल्डिहाइड की इस स्ट्रक्चर से सभी प्रॉपर्टीज हमें पता एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, हमें पता नहीं चल रही थी, तो हमने इसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखी, उन्हें ही कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे हमने क्या क्या ड्रॉ करके देखा था, जैसे देखिएगा ये हमने पाई बॉन्ड यहां चलाया था, HC सिंगल बॉन्ड O ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव और यहाँ पे आया है H। तो ये जो है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसकी क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में और फिर मैंने ये भी कहा था कि ना तो ये ऐसी फॉर्मेल्डिहाइड की सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकती है, ना तो ये इसकी सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकती है। तो हमने कुछ कंट्रीब्यूशन इसका लिया और कुछ कंट्रीब्यूशन इसका लिया, तो हमने दोनों का कंट्रीब्यूशन कुछ कुछ लिया और हमने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, दोनों को कुछ कुछ मिलाया, आपस में मिलाया। और जब वहां जहां मिलाने की बात होती है तो याद करो केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, तो वहां पे कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जब इन दोनों को मिलाया गया तो एक नई स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई। के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे कम है तो पार्शियली पॉजिटिव, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या कहा जाता है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्वेश्चन अब यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये कह के छोड़ा था कि तो क्या उन स्ट्रक्चर में ही रेजोनेट उन मॉलिक्यूल की ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनमें पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि अभी तो मैंने पाई बॉन्ड ही तोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब देखिएगा ध्यान से, लास्ट क्लास में हमारा यही क्वेश्चन था, क्या हम उन मॉलिक्यूल की ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिनमें पाई बॉन्ड होता है? तो उसका आंसर है नहीं। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जहां पे हम सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ते हैं। उसका रीजन, क्योंकि जैसे एग्जांपल है हमारे सामने ये PF5, क्या है? PF5। देखिएगा ध्यान से इस PF5 मॉलिक्यूल को। होता क्या है कि ये जो PF5 मॉलिक्यूल है इसकी जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो PF5 होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस और ये जो बॉन्डिंग होती है और इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, हम इस बॉन्डिंग से PF5 मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को नहीं समझ पा रहे थे। जो केमिस्ट थे वो इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग को नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्होंने इसका आयनिक मेथड यूज किया। तो क्या किया था कि यहां से एक बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है वो सभी कैसे है? सिग्मा। कैसे? सिग्मा 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 सिग्मा। तो उन्होंने क्या किया कि यहां से एक बॉन्ड को तोड़ा, एक बॉन्ड को तोड़ा, तो F के ऊपर नेगेटिव लगाया और P के ऊपर पॉजिटिव लगाया। तो इस स्ट्रक्चर से इसकी ज्यादातर जनरल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रही थी, जबकि PF5 मॉलिक्यूल की, किसकी? PF5 मॉलिक्यूल की इस वाली स्ट्रक्चर से इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, PF5 मॉलिक्यूल की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। तो इसका मतलब जो रेजोनेंस होता है, क्या? जो रेजोनेंस होता है ना तो वो किसी पाई बॉन्ड का मोहताज होता है, ना तो वो किसी सिग्मा बॉन्ड का मोहताज होता है। जब हमें जरूरत है किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की तो हम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ये दिया, पाई बॉन्ड के लिए मैंने भी दिया और सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने ये दिया। क्यों बनाया मैंने स्ट्रक्चर? क्योंकि जो हमारे केमिस्ट थे वो इस वाली स्ट्रक्चर से इसकी बॉन्डिंग को नहीं समझ पा रहे थे, तो हमने ये वाली स्ट्रक्चर बना के देखी, तो हम इस स्ट्रक्चर से इसकी PF5 जो मॉलिक्यूल होता है उसकी बॉन्डिंग को समझ पा रहे थे, तो हमने ये वाली बनाई। तो और मैंने बताया भी यही था कि रेजोनेंस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो कि हम उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हमें पता चल सके कि कोई मॉलिक्यूल की जनरल प्रॉपर्टीज जिससे कि एक्सप्लेन हो जाए, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकें। जैसे कि PF5 मॉलिक्यूल की इस स्ट्रक्चर से हम
इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करवा पा रहे थे, इसकी बॉन्डिंग को नहीं समझ पा रहे थे, तो हमने आयोनिक मेथड यूज किया, यानी बॉन्ड को तोड़ा। पर यदि आप ऐसा करते हो तो सही है, यदि आप ऐसा करते हो तो सही है। पर यदि आप कुछ इस तरीके से कर देते हो, इस तरीके से कर देते हो कि P यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन, और आपने ये फ्लोरीन F नेगेटिव इधर रख दिया, P पॉजिटिव इधर रख दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। इसे हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। इसे क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के कुछ रूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं। क्या कहा मैंने? क्योंकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर करने के कुछ रूल होते हैं। तो फिर वो रूल क्या है हमें भी तो बताइए। सबसे पहला रूल ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला रूल ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका एटम है, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है, वो जहां है वो वहीं रहना चाहिए, उसकी पोजीशन को आपको चेंज नहीं करना है। पहला रूल क्या है कि आपके पास जो एटम है, जो न्यूक्लियाई है, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है। मैं भी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहला है कि जो भी एटम है, जो भी न्यूक्लियाई है, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है। जैसे आपने फ्लोरीन जहां था वहीं रहने दिया, पर मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो आपको ऐसा करना नहीं है। दूसरा, जो टोटल चार्ज है, जो मॉलिक्यूल था उस पे जो चार्ज था, और एंड में भी उसका जो टोटल चार्ज, समेशन चार्ज जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए जो पहले चार्ज था, जो पहले चार्ज था। और तीसरा रूल, अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए, ठीक है। 3 रूल थे, तीनों बता दिए, अभी यहाँ पे लिखने वाले। और आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे हमने बनाया है मीथेन, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो मीथेन बनाया हमने, कि यहाँ पे C और यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे H, इस पे बना दो आप नेगेटिव और H पे बना दो पॉजिटिव। ये बात याद रहे कि जब मीथेन की जब आपने ऐसे बनाया, सबसे पहली बात कि जब ही हम उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जब हमें इसकी जो जनरल प्रॉपर्टी थी वो इससे एक्सप्लेन ना हो रही हो। पर मैं आपको बता दूं कि जो मीथेन की ज्यादातर प्रॉपर्टीज होती है, जनरल प्रॉपर्टीज हो रही है, वो इस स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन हो रही थी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए रेजोनेंस एक टूल्स है, ऐसा नहीं है कि आप इसे कहीं भी चलाने लग जाओ। ये एक हथियार है, हथियार का हथियार है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं भी चला लो, नहीं, आपके लिए टूल्स है, जहां जरूरत है वही यूज करें। इसके यूज किया क्योंकि इसकी जनरल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन नहीं करवा पा रहे थे, तो इसलिए हमने आयोनिक मेथड यूज किया। हमें बॉन्ड तोड़ने की जरूरत थी तो हमने तोड़ा, और इससे इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रही थी। पर लेकिन मीथेन की जो प्रॉपर्टी थी, जनरल प्रॉपर्टी, वो इसी से एक्सप्लेन हो रही थी, तो हमें इसको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फिर मैंने बताया कि हम जो होता है उस सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ेंगे और पाई बॉन्ड को भी तोड़ोगे, पर लेकिन जब आपको जरूरत हो तब। तो फिर आप कहोगे कि इसके रूल्स क्या है, कैसे कैसे पता चलेगा कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है। तो उसके कुछ 3 रूल्स थे, अब उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हैं, आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे कैसे ड्रॉ करनी है उसके कुछ रूल्स है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला रूल्स क्या है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई एटम शुड बी सेम। आपको जो न्यूक्लियाई है, जो आपके पास एटम है, उसकी जो पोजीशन है उसको आपको सेम रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ध्यान से देख सकते हैं, इधर PF5 जो मॉलिक्यूल बनाया था मैंने, जो PF5 मॉलिक्यूल बनाया था उसे ध्यान से देखिएगा, PF5 मॉलिक्यूल को, इसकी आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है। तो ये फ्लोरीन जो यहाँ है, तो वो यदि इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव यही रहना चाहिए, बॉन्ड को हटाना है बस। जैसे ये फास्फोरस, ध्यान से देखिएगा इधर, जैसे ये फास्फोरस, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, ये फ्लोरीन यही रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये यही रहेगा। पर ये तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, पर आपने उस वहां पे क्या है, यदि इसे चेंज करते हो तो वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे यदि मैं शीशे के स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, जैसे ये फास्फोरस मैंने यहाँ पे लिखा और फ्लोरीन ये यहीं पे है और इसका फ्लोरीन भी यहीं पे, ये भी फ्लोरीन यहीं पे, पर मैंने एक फ्लोरीन यहां लिख दिया, तो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर
नहीं है, जबकि ये वाली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको जो न्यूक्लियाई है, जो एटम है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कुछ रूल हैं। सबसे फर्स्ट रूल कंप्लीट होता है। सेकंड, जो इसके ऊपर चार्ज है, देखो ये जो इसके ऊपर जो चार्ज है, टोटल जो चार्ज है वो कुछ नहीं है, जीरो है। टोटल सम ऑफ चार्ज भी सेम, यानी टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए। इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है, तो कितना चार्ज है? जीरो, कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, पर इसकी जो एटम है, जो न्यूक्लियस, उसकी पोजीशन तो चेंज कर दी, उसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि ये है। आप कुछ और बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड भी बना सकते हो। आप यहाँ पे पी, यहाँ पे आप फास्फोरस, यहाँ पे भी फास्फोरस, यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हो और यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि फ्लोरीन मैंने यहाँ था वही यहीं तो रहने दिया। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। पर ऐसा नहीं करना कि आप ये एटम की पोजीशन है उससे चेंज नहीं करना है, ना तो आपको जो चार्ज है वो आपको, ना तो इस पे ऐसा नहीं है कि -2 कर दो, ऐसा भी नहीं करना। टोटल चार्ज जितना था उतना ही रहना चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो भी सेम रहने चाहिए, उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस रूल्स को पढ़ लेते हैं तो हमारे एक क्वेश्चन और आता है, इसे रफ करते फिर देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने फिर से फॉर्मेल्डिहाइड का एक ये मॉलिक्यूल बनाया, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ सकता है, जब मैंने ये कुछ ऐसे करके बनाई थी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगाया था, नेगेटिव लगाया था, पॉजिटिव लगाया था और यहाँ पे H बनाया था, ठीक है। पर आप ये भी तो कह सकते हो कि यदि ऐसा है और आपने कहा है कि पोजीशन, जो टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए और न्यूक्लियस की पोजीशन जो है वो जहां है वही चेंज, उसको भी नहीं करना है, तो क्या हम इसकी एक और, ये इसकी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, क्या एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे भी तो बना सकते हैं यदि आप चाहो तो। सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे H, कोई चेंज नहीं किया, पर मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव लगाया, इसके ऊपर नेगेटिव लगाया, तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड नहीं है? आपने ये तो पढ़ा था कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यदि मैं कहता हूं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है या नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो रहने वाला है या नहीं, यस और नो। आप सही से सोचो और इन सब सही से आप देखो, इन रूल्स को देखो, क्या जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन चेंज की? नहीं की। टोटल चार्ज जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जीरो है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेंज नहीं किया, कुछ नहीं चेंज किया, तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? बिल्कुल है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पर जो केमिस्ट है, जो केमिस्ट जो होते हैं, वो इसको तो एक अच्छी नजर से देखेंगे, पर इसको एक बुरी तरीके से देखेंगे। जो केमिस्ट हैं वो इसे एक बुरे नजरिए से देखेंगे। ओ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, इसे ये उन्हें शोभा नहीं देगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव उन्हें फील नहीं आएगा, बेकार लगेगा ये। यानी जो केमिस्ट होंगे उसे एक बुरी नजरिए से देखे जाएंगे, जबकि जो केमिस्ट इससे बहुत अच्छी नजरिए से देखेंगे। पर हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहने से मना कर दे, कोई ऐसा नहीं है कि इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहने से मना कर दे। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पर क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उस स्ट्रक्चर को हम प्रायोरिटी देंगे ज्यादा, उसे हम कहेंगे कि हाँ ये ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकेगी, ये उसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकेगी। और हमने पढ़ा है कि जो इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। HC, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे H, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ ऐसे दिखाते हैं, और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां है, ये जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये है रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर से इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है? तो सही से देखा जाए, ये वाली जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग हाइब्रिड फर्स्ट, ये वाली स्ट्रक्चर
अच्छा खासा इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये वाली स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रही है, पर ये वाली स्ट्रक्चर इस वाली स्ट्रक्चर में बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रही है। क्योंकि देखो ना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, से केमिस्ट्री जो होगी, केमिस्ट्री का जो समाज होगा, से बुरे नजरिए से देखेगा। पर लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो हम कहेंगे ये वाली का उस वाली स्ट्रक्चर में तो मोर कंट्रीब्यूशन है, इस वाली स्ट्रक्चर में इसका मोर कंट्रीब्यूशन है, पर इसका लेस कंट्रीब्यूशन है, इसका लेस कंट्रीब्यूशन है, पर इसका लीस्ट कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने क्या कहा, इस वाली स्ट्रक्चर का इसमें मोर कंट्रीब्यूशन है, पर इस वाली स्ट्रक्चर का इसमें लीस्ट, यानी कि बहुत कम, सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, पर इसका थोड़ा तो है, लेस है पर लिस्ट नहीं, लेस है पर लिस्ट नहीं। यानी कि ये वाली एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करके देगी। यदि ये वाली भी स्ट्रक्चर ना हो तो हम ये जो CO की जो बॉन्ड लेंथ होती है इसको भी हम एक्सप्लेन अच्छी तरीके से ना कर पाए। पर क्या आप इसे को भी सोचो, पर ये है तो इसे बुरी नजरिए से केमिस्ट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसी कोई रिएक्शन ही नहीं पढ़ी। क्योंकि जब H+ था, जब मैंने H+ का अटैक करवाया और यहां भी अटैक करवाता हूं, तो यहाँ जो हमने रिएक्शन पढ़ी है वो ऑक्सीजन के ऊपर H+ जाता है। क्या आपने ऐसा पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। तो उसका मतलब इसीलिए मैंने कहा कि इस वाली स्ट्रक्चर का इसमें लेस कंट्रीब्यूशन है। जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, जो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, वो वाली स्ट्रक्चर हमें ज्यादा उन अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करेगी। तो क्वेश्चन अब फिर से ये आता है कि क्वेश्चन क्या आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ज्यादा पार्टिसिपेट, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास का। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।